ले जी, अब हम पिछली नशिस्त को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली नशिस्त में हम लोग पहुंचे थे कि हाजी साहब यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच गए हुए थे। BA ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। अच्छा, नहीं, आपने बताया था कि आपने फिर एमए इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। जी जी। ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स आपने किया। ठीक है, 2 साल का ही ऑब्वियसली 2 साल का। 2 साल का होता था। तो उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स में एमए करने के बाद, और मेरे ख्याल में ये किस सन में आपने इकोनॉमिक्स में किया था एमए? कौन सा था? 67 और 68 में मेरा 5th ईयर और 6th ईयर आया। मेरे ख्याल में पूरे ख़ानदान में आप पहले इंसान होंगे जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हाँ, कोई भी एमए लेवल पे पहुंचा था। पहले एजुकेशन नहीं थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे छोटे भाई जो थे वो पॉलीटेक्निक में गए, वो उधर टेक्निकल लाइन में चले गए। वो वो उनकी जो फर्दर जॉब हो वो डिस्कस नहीं कर सकता, वो सेंसिटिव मौजू है। अच्छा। हाँ, वो उसको मैं टच नहीं करूँगा। तो 007। मैं एमए जब कर रहा था, सेंसिटिव कैसे? 76 अर्ली लेट 60s की बात है और अब में क्योंकि उसमें हमारे दफाई अमूर शामिल हैं, इसलिए वो। अच्छा, आपने मुझे कहा, हमने आपसे जब सवाल किया था कि आप कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर क्यों नहीं बने, तो आपने कहा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचूंगा तो इसका असल जवाब दूंगा। में जो मेरा 2 साल का वक्फा आया ना एफए के बाद, उसकी वजह से मेरी तालीम लेट हो गई। तो आप तो ये कहते हैं कि आप डीसी क्यों नहीं बने। मैं तो सीएसएस की तैयारी कर रहा था कि सीएसएस में अपियर हूँ, लेकिन उस वक्त उम्र की हद जो थी वो मेरा 25 साल थी। वो एमए करते करते वो एज जो गुजर गई, तो वो पॉसिबल नहीं था कि मैं कोई गवर्नमेंट सर्विस में का इम्तहान दे सकूं। जिसकी वजह से वो आपने जो शुरू में सवाल पूछा था कि जी डीसी क्यों नहीं बने, डीसी क्यों नहीं बने, वो वक्त भी आया मेरी सर्विस में। कमिश्नर सामने बैठे हुए हैं, 2-2 डीसी बैठे हुए हैं, 2-2 डीआईजी बैठे हुए हैं, 3 ज़िलों की सारी पुलिस बैठी हुआ है, और मैं अकेला बैंक का नुमाइंदा उनके सवालों को जवाब दे के उनको लाजवाब कर रहा। अच्छा, आपने एमए मुकम्मल कर लिया। एमए मुकम्मल किया तो मैंने अखबारों में इश्तहार वगैरह देखे, तो एक बैंक का इश्तहार आया, तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। अच्छा, तब तो बैंक्स सारे जितने भी होते थे सरकारी बैंक्स ही होते थे या कोई प्राइवेट बैंक? नहीं, प्राइवेट बैंक थे सारे प्राइवेट थे? सारे प्राइवेट बैंक थे। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। ये तो 1974 में जाके फिर नेशनलाइज हुआ है। अच्छा, तो आपने फिर बैंक में अप्लाई कर दिया। एक ही आपने बैंक में अप्लाई किया कि एक मल्टीपल? ही बैंक में अप्लाई किया। जी जी। तो उन दिनों में मैं एमए का फाइनल एग्ज़ाम दे रहा था। तो वो कॉल लेटर आया इम्तहान टेस्ट का बैंक की तरफ से, वो घर पर पहुंचा। वाले साहब ने किसी ना किसी तरीके से पिंडी में मुझे, क्योंकि जब मैं एमए का इम्तहान दे रहा था तो मैं मंजी बिस्तरा लेके लाहौर पिंडी में आ गया हुआ था। एक हमने 2-3 लड़कों ने मिल के कमरा किराए पे लिया था ताकि इम्तहान की तैयारी में हम डिस्टर्ब ना हों। तो वो घर से वो चिट्ठी पहुँचाई गई जिसमें मुझे पता चला कि जी फ़लाँ तारीख को उस बैंक ने। अच्छा, एक मिनट। एक वो आपने बताया कि आप मकान आपने क्या रूम किराए पे लिया हुआ था, तो वो आपका उधर कोई हॉस्टल वगैरह नहीं था कॉलेज का अपना? हॉस्टल था लेकिन उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, छोटा सा अच्छा। हॉस्टल था। वो तो अब भी नहीं होती यूनिवर्सिटीज में हाँ, गुंजाइश, जो हाल वो है। तो छोटा सा, तो बिल्कुल कॉलेज के साथ ही, कॉलेज की पिछली गली में ही हम वहाँ अक्सर लड़के वहाँ छोटी छोटी बैठ के किराए पे लेके रह रहे थे। तो वहाँ मैं रह रहा था। वो चिट्ठी जो आई थी कॉल लेटर उस बैंक से, वो मुझे पहुँचाया। मैंने देखा तो वो नहीं, तो टेलीफोन वगैरह नहीं था उस दौर में क्या? टेलीफोन का क्या तस्वर है यार, आप कैसी बातें करते हैं। उस वक्त टेलीफोन था। टेलीफोन तो वो ये खुशकिस्मती किसी के पास टेलीफोन होता था। ये मोबाइल वगैरह कोई तस्वर नहीं था। मोबाइल नहीं, टेलीफोन तो मेरे ख्याल आ चुका था। लेकिन वो फैसिलिटी टेलीफोन था, लेकिन वो दूसरे सिस्टम की फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल। वो कॉल बुक करवानी वो पड़ती मुझे थी। कॉल लेटर जो था पहुँचाया गया, देखा मैंने,
तो जिस दिन इंटरव्यू था वो इंटरव्यू मेरे इम्तहान के दौरान ही आया, बल्कि इम्तहान के दौरान ऐसा दिन आ गया कि उस दिन मेरा पेपर नहीं था बाई चांस। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए गया उस बैंक में। उस बैंक का जो पिंडी में सरबराह था, तो तकरीबन कुछ 100 लड़के थे वहाँ इंटरव्यू देने वाले। इंटरव्यू वगैरह दिया, क्योंकि में हमारी अपनी बड़ी तैयारी होती थी। हम अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार किया करते थे। जनरल नॉलेज का सारा हमारा सब्जेक्ट भी कुछ ऐसा था कि वो बैंकिंग से रिलेटेड भी था। तो इंटरव्यू करने वाले एग्जेक्टिव ने, जो कि पिंडी के सरबराह भी थे, वो इंटरव्यू लिया सारा कुछ। मैं अपनी तरफ से बहुत सेटिस्फाई था कि ठीक है। कुछ दिनों के बाद रिटन टेस्ट की कॉल आ गई, वो भी मुझे पिंडी में पहुंचाई गई। तो बाई चांस उस दिन भी मेरा पेपर नहीं था। तो 100 में से सिर्फ 17 लड़के पास हुए थे इंटरव्यू में। ठीक है जी, आप पास हो गए थे? मतलब उस टाइम पे भी नौकरियों कम थी और लोग इतने ज्यादा थे। टफ कंपटीशन था ना। अच्छा, फिर आपने वो दिया, वो टेस्ट दिया। टेस्ट में 17 में से 3 लड़के पास हुए। ठीक है, वो आपने पास क्लियर कर लिया। ठीक है, आपको फिर वो जॉब जो थी वो ऑफर हो गई और कॉल लेटर आ गया कि आप फलां तारीख को आप कराची जो को बैंक का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ कराची गए। फिर आप कराची। अच्छा, 6 महीने की ट्रेनिंग थी। ठीक है, आपने वहाँ पर ट्रेनिंग ली। वो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के तहत, स्टेट बैंक के तहत एक एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी करवाई जाती थी वहाँ। ठीक है, वो पार्ट 1 का लाता था उस ज़माने में, पार्ट 2 होता था। जी जी। तो पार्ट 1 की तैयारी वो 6 महीने में कराई गई कॉलेज के इंस्टीट्यूट में। जी जी। तो सुबह 9 से 12 बजे तक हम ब्रांचों में जाते थे जी जी, काम सीखने के लिए। बल्कि सीखना क्या काम बगाड़ के आ जाते थे। सिखा क्या थे? कंप्यूटर सिस्टम थे? नहीं, कोई मैनुअल, हर चीज मैनुअल थी, हर चीज। ये हम 70s की बात कर रहे हैं, 60s? ये 68 की बात कर रहा हूं, 68 की बात। अच्छा, फिर आपने वहाँ से ट्रेनिंग मुकम्मल की, वापस पिंडी आए? ट्रेनिंग मुकम्मल की और अपना पार्ट 1 का एग्जाम वहाँ कराची में दिया। अच्छा, वो मैंने का मुकम्मल हो गया, आपका सारा कुछ हो गया, वो वापस फिर आप पिंडी आ गए? अपने वागन घर आया। जी जी। तो फिर अपने जो कि पिंडी के एग्जेक्टिव थे, उन्होंने ट्रेनिंग के लिए पिंडी की एक ब्रांच में पोस्टिंग कर दी कि आप जाके। नहीं, जॉब आपकी परमानेंट, यानी कि परमानेंट होगी। जब कराची गए थे वो परमानेंट हो। अच्छा, पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? पहली पोस्टिंग जो थी, ट्रेनिंग भी वो थी, वो पिंडी में हुई। मैं बताता हूँ। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया हमारे पार्ट 1 का, उसके बाद जो हमारी पोस्टिंग थी बतौर मुतल्लिका ग्रेड अफसर के, वो कंफर्म हो गई। तो मेरी पहली पोस्टिंग वाकन के साथ ही वासीम रिफैक्ट्री है यहाँ, वहाँ उस बैंक की ब्रांच थी, वहाँ मेरी पोस्टिंग बतौर अकाउंटेंट हुई। अकाउंटेंट। अच्छा, उसके बाद फिर आप कहाँ नेक्स्ट, आपकी तरक्की वगैरह और बाकी आपने कहाँ फिर वक्त गुजारा? वही 1-2 साल वहाँ बतौर अकाउंटेंट काम किया। उस दौरान मुख्तलिफ ब्रांचों में ऑफिशिएटिंग भी की। कोई मैनेजर छुट्टी जाता था तो वह, आपको एक दिलचस्प वाक़या बताऊं कि मौजूदा तरबेला डैम है, जो झील है, जी जी, ये हरीपुर के बिल्कुल पास है इसका जो लास्ट एंड है। उस ज़माने में एक ब्रांच हुआ करती थी झील के अंदर, जो झील अब है। तो वहाँ का मैनेजर कहीं छुट्टी गया, तो मेरी वासीम फैक्ट्री पोस्टिंग थी। तो मुझे हुक्म मिला कि जी वो मैनेजर छुट्टी जा रहा है, तो आप वहाँ ऑफिशिएटिंग के लिए चाहिए। तो मैं रोज़ वाकंड से हरीपुर पहुँचता, हरीपुर से फिर बस पे बैठता, फिर वो एक जो हरीपुर से तरबेला की तरफ जो सड़क जाती थी, जो कि अब डूब चुकी है, वहाँ पे उतरना, फिर पैदल पहाड़ों में से जाके तो वो उस गाँव की ब्रांच में जाता रहा। यानी कि जब तरबेला डैम बना तो आपने वो बिल्कुल देखा, अपनी आंखों से मनता देखा। जब मिट्टी की भराई हो रही थी, जब वो एक मसनूई डैम बनाया जाता है
दरियाए सिंध की डाइवर्शन की गई हुई थी, वो देखा ऑक्सिलरी डैम कहलाता है वो। साथ ही वो जो फिर रॉक और मिट्टी का जो डैम बन रहा था, जिसके कन्वेयर बेल्ट पे पत्थर और मिट्टी पीसी जाती थी, बड़ी लंबी लंबी कन्वेयर बेल्टें थी वो। ये कितने अरसे में अंदाजन बना होगा? ये कितना अरसा लगा था इसको तरबेला में? ये जो मैं बात कर रहा हूँ 74 में जब मैं था एक ब्रांच का मैनेजर, उस वक्त तरबेला डैम की कमिश्निंग हुई थी, ठीक। टनल खोली गई। तो वो जो टनल थी, वो पानी जो इतना प्रेशर से गुजरा तो वो पहाड़ी जो थी वो कांपती थी, है। तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया कि खुदा ना करे किसी वक्त भी कोई डैम को नुकसान पहुंच सकता है। तो तमाम जो इज़रा थे उनको ख़बरदार तक कर दिया गया कि कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन किसी वक्त भी हो सकती है। तो उस वक्त भी मैं एक देहाती ज़िला कैमलपुर की एक देहाती ब्रांच में बतौर मैनेजर काम कर रहा था। तो हम भी अलर्ट हो गए, हालांकि डैम वहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन क्योंकि जब पानी का रेला तबाही होती है तो वो बहुत दूर तक जाता है। तो हम भी उस ज़माने में जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी उसके मुताबिक अपने आप को अलर्ट रखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद आपकी जो मेन पोस्टिंग, इसके बाद किसी मेन शहर में, ऑब्वियसली आपने फिर बाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जब मैं इसी देहाती ब्रांच में था तो इस अंदाज़ा लगाएं कि बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन की के ज़िला अटक को एबटाबाद के साथ लगा दिया। अटक की ब्रांचें कहाँ और एबटाबाद कहाँ, तो इसको एबटाबाद के साथ लगा दिया। अच्छा। बैंक के प्रेसिडेंट, उस वक्त के प्रेसिडेंट, नाम मैं बोल रहा हूँ, वो तशरीफ़ लाए एबटाबाद में, उन्होंने वहाँ मीटिंग रखी। तो हम उस एरिया के तमाम मैनेजर्स को, इंक्लूडिंग अटक एरिया के ब्रांचेस की मैनेजर्स को भी वहाँ कॉल किया गया एबटाबाद में। हमें वहाँ मीटिंग हुई। तो प्रेसिडेंट साहब ने पूछा, भाई आप में से पार्ट 1 किन्होंने किया हुआ है? क्योंकि उस वक्त ये स्टेट बैंक का एग्ज़ाम पास करना बहुत बड़ी ऑनर होती थी। तो हम 2 सिर्फ मैनेजर ऐसे थे जिन्होंने पार्ट 1 किया हुआ था, बल्कि पार्ट 2 के भी आधे सब्जेक्ट पास कर लिए हुए थे। तो जब बैंक के प्रेसिडेंट को पता लगा, उन्होंने कहा आपकी पोस्टिंग कहाँ है? मैंने कहा जी फ़लाँ विलेज में फ़लाँ। तो उन्होंने फौरी तौर पे वो जो मुतलका जोन के इंचार्ज थे उनको कहा कि यार आपने पढ़े लिखे लोगों को कहाँ कहाँ पोस्ट किया हुआ? उन्होंने बड़ा सख्त नाराज़गी का इजहार किया। वो मीटिंग करके चले गए। कुछ दिनों के बाद कॉल हुई कि भैया आप पिंडी में फ़लाँ जगह पहुँचे। अच्छा, ये तो मुझे तो पता लग गया कि आप जनाब, मैं वो बताना चाहता हूँ ना, मैं इसमें एक ज़िमनी सवाल करना चाह रहा हूँ। जब आपकी नौकरी लग गई थी तो मुंडा कमान शमान लग गया सी, ठीक है, 300 रुपये तनख्वाह थी। नहीं, मुंडा कमान लग पिया सी, ठीक है। तो माँ प्यो ने फिर ज़ाहिर गल है क्या होना, मुंडा हुण कमाऊ पूत हो गया, हुण अगों विआह शिआह करिए। ते विआह केड़े सन च होया? सन 73 ਵਿੱਚ ਜੀ। या उन्होंने पूछा नहीं कि वियास ते कोई लब्भी के नहीं? सन 73 साढ़े उस वेले चीज़ां नहीं सन। खुद ही तो बताया आपने, को एजुकेशन थी। वालदेन वो, उसमें मैं आपको वो आपने क्वेश्चन आधे ही छोड़ दिया। मैं आपको और भी डिटेल बतानी थी जिसमें आप खुश भी होते हैं, हैरान भी होते हैं। पता क्या तफसीलात इतनी है, हम लोगों ने उसको करना है, कहते ना दरिया को कूजे में बंद करना है। सन 73 में शादी हो गई। अच्छा, अच्छा, जब आप एबटाबाद गए तब आपकी शादी हुई थी? शादी हो गई हुई थी। वो आपने मिस कर दिया ना है? वो तो बताया नहीं। नहीं शादी कैसे बताता हूँ ना, एबटाबाद की ट्रांसफर कैसे हुई वो तो आपको पता ही नहीं है। अच्छा, वो पिंडी में जब मीटिंग हुई, वहाँ 4-5 जोनों के एग्जेक्टिव भी इकट्ठे हुए। तो वहाँ के जो सीनियर एग्जेक्टिव थे जो कि पेशावर तक कंट्रोल करते थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया। एक एग्जेक्टिव ने कहा जी इनको मुझे दे दें, दूसरे एग्जेक्टिव ने कहा मुझे दे दें। तो एक एग्जेक्टिव ने कहा जी मेरे को आज़ाद कश्मीर में मेरे पास भिजवा दे। दूसरे ने कहा कि नहीं जी एबटाबाद में जाए। तो वहाँ जो फैसला हुआ कि
एबटाबाद मेन ब्रांच का सब मैनेजर बना के मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया। अच्छा, जब आप चलें हम दोबारा उसी तरफ आते हैं हम लोग, आप शादी से भाग रहे हैं, हम आपको दोबारा शादी की तरफ लेकर आते हैं। सन 73 में शादी हुई, तो माँ बाप की पसंद से, जारी बात है, बिल्कुल उन्होंने ये अरेंज मेरे मैरिज। बल्कि चचा के यहाँ गुजरांवाले में चचा ही थे, वही सारे करता जाते थे, वही सिलेक्शन करने वाले थे वही। ठीक 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 ठीक, यानी कि शादी हो गई और शादी के बाद आप फिर वाकैंड में ही रहे? वाकैंट में रहे, कुछ अर्सा रहे। और जो मैं देहाती शादी से बना मुतल्लिक पूछे ना, देहाती और जिस शादी से मुतल्लिक और पूछे ना, शादी के बाद कुछ डिटेल्स बताए ना। वो आप खुद पूछ लो मुझसे। नहीं, शादी आपने ऐसे मिस कर दी, आपने को डिटेल बताए ना, अभी शादी हुई कैसे, मतलब कि किसने कैसे, क्योंकि आप तो उधर थे और नानी जान हमारी तो गुजरांवाला की थी। तो गुजरांवाले के मेरे चचा ने ही सारी अरेंज, तो नहीं, अब उन्होंने ही सिलेक्ट की थी। आपने, आपके अम्मी अबू ने उनको कहा होगा ना कि कोई रिश्ता वगैरह, कि उन्होंने खुद ही ढूंढ लिया? देखो जी, मेरे अम्मू अम्मी तो कोई इतने वो बेचारे नहीं थे, तो वो चचा ही जो थे जिनके माँ पास 2 साल रहा भी था, उन्होंने ही रिश्ता सेलेक्ट करवाया। तो 2 साल जो रहे थे ना। नहीं नहीं नहीं, सही बात है। आप जरा सुने तो सही ना। जी जी। ये शादी 73 में हुई, यहीं गुजरांवाले में शादी हुई, गुजरांवाले में वलीमा हुआ, सारा कुछ यहीं हुआ। फिर मैं वाकंड लेके चला गया अपनी बेगम को, तो 2 साल मैं देहाती ब्रांचों में ही पोस्टिंग रहा। अच्छा। फिर 2 साल के बाद जब मेरी फिर एबटाबाद पोस्टिंग हुई, उस वक्त अभी कोई भी ये साहबजादगान में से या कोई भी नहीं था। मेरी ट्रांसफ़र हो गई, पहली पोस्टिंग एबटाबाद गई। एबटाबाद में चंद दिन के बाद मुझे हरीपुर ब्रांच में पोस्ट कर दिया गया। वहाँ 3 महीने रहा, तो फिर पोस्टिंग हो गई एबटाबाद। तो फिर मैंने वहाँ मकान को तलाश किया, तो इनकी अम्मी जान को, हम 2 ही थे, तो वहाँ एबटाबाद में मकान किराए पे लिया, वहाँ शिफ्ट हो गए। चलें, अब हम लोग आज इस नशिस्त को यहीं पर बर्खास्त करते हैं और इंशाल्लाह हाजी साहब के साथ अगली नशिस्त भी लाजमी होगी, क्योंकि अभी तक हम पहुँचे हैं शादी तक, एबटाबाद शादी तक, जो अभी मिस करा दी थी, लेकिन हम लोगों ने उसको यानी कि फिर इंक्लूड कर दिया। 75 तक पहुँच गए। हाँ जी, तकरीबन 75 तक पहुँच गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो नशिस्त होगी वो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। हाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आपने अपनी ज़िंदगी को हमसे शेयर किया। बहुत से हाजी साहब के दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो चाहते थे कि हाजी साहब अपनी सवाने उम्री लिखें, और इसमें अभी तो ये एक मैं शेयर करूँ आपसे कि ये तो कोई इतनी दिलचस्प गुफ्तगू नहीं हो पाई, ये तो अभी बुनियादी स्टार्टिंग की गुफ्तगू थी। आगे ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे मज़े के वाक़यात हैं कि अगर जब वो आप सुनेंगे तो आप भी महसूस होंगे और उससे बहुत कुछ हासिल करेंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे नाना अबू से? नहीं, बाकी का बात में करते हैं फिर। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी।